जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, मतलब सोचकर देखिए कि भारत की एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे मुख्य रूप से पंजाब या उत्तर भारत में हाईवे और सड़कें बनाने के लिए जाना जाता है, जी। वो अचानक से यूरोप पहुंच जाती है और वहां रोमानिया में 17 किलोमीटर लंबे एक बेहद जटिल टनल और हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ रुपए की बिड लगाती है। जो कि बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने बिड लगाई। असली कहानी ये है ना कि दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के बीच ये भारतीय कंपनी इकलौती ऐसी थी जो बिना किसी जॉइंट वेंचर के अकेले अपने दम पर तकनीकी रूप से क्वालिफाई कर गई। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एकदम सही। तो आज हम जिस डेटा और मैनेजमेंट कमेंट्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो है सिगाल इंडिया लिमिटेड। हम उनके Q4 FY26 और पूरे वित्तीय वर्ष के नतीजों को थोड़े विस्तार से समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के भविष्य को समझने के लिए एक तरह का शॉर्टकट। देखिए, ये जो रोमानिया वाला प्रोजेक्ट है ना, वो रातों रात लिया गया कोई तुक्का नहीं है। अगर आप 7 मई 2026 की अर्निंग्स कॉल और उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ध्यान से पढ़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। अच्छा, किस तरह का पैटर्न? हम एक ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जो अपने पारंपरिक खोल से बाहर आ रही है। मतलब एक तरफ रेवेन्यू में भारी उछाल है, दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी में आक्रामक विस्तार हो रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि इन सब के बीच उनकी बैलेंस शीट पर कोई भारी दबाव नजर नहीं आ रहा है। हाँ, और आंकड़े खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। अगर हम सीधा Q4 FY26 के नतीजों पर ही नजर डालें ना, तो उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,386 करोड़ रुपए रहा जी। जो कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले मतलब YOY आधार पर 37.1% की छलांग है। बिल्कुल, 37% की ग्रोथ बहुत बड़ी होती है। और अगर पूरे वित्तीय वर्ष 2026 के स्टैंडअलोन रेवेन्यू को देखें तो वो 14.3% बढ़कर 3,869 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मतलब किसी भी स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए एक ही तिमाही में 37% का टॉप लाइन ग्रोथ हासिल करना कोई मजाक नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, अक्सर होता यह है कि कंपनियां बहुत सारे टेंडर तो जीत लेती हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम उतनी तेजी से नहीं हो पाता। हाँ, एग्जीक्यूशन की दिक्कत आती है। बिल्कुल, लेकिन Q4 हमेशा से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए पीक सीजन होता है। मतलब बारिश नहीं होती, लेबर अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही होती है। सेगाल ने इस विंडो का पूरा फायदा उठाते हुए रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन किया। लेकिन अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो चैनल फॉलो करना मत भूलना। लेकिन यहाँ मुझे जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो रेवेन्यू नहीं है। तो फिर क्या है? वो है उनके मार्जिन्स। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि जब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी अचानक 30 से 37% की दर से अपना रेवेन्यू बढ़ाती है तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई किसी कार का इंजन बदल रहे हों। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? इतनी तेज रफ्तार में ऑपरेशंस को स्केल करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लागत बेकाबू होने का खतरा रहता है। कच्चे माल की बर्बादी होती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन Q4 FY26 के लिए उनका स्टैंड अलोन ईबिटा मार्जिन 14.1% और पेटी मार्जिन 9.2% पर एकदम स्थिर रहा। मतलब बाजार में महंगाई और स्टील सीमेंट की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद मार्जिन का न गिरना ये कैसे संभव हुआ? इसका सीधा सा जवाब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की बनावट में छुपा है। मैनेजमेंट ने कॉल में बहुत विस्तार से समझाया कि उन्होंने मॉर्थ यानी सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ अपने अग्रीमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर किया है। अच्छा। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एस्केलेशन क्लॉज होता है। अगर बाजार में अचानक स्टील या डामर की कीमतें बढ़ जाती हैं तो कंपनी को अपनी जेब से वो अतिरिक्त पैसा नहीं भरना पड़ता। ओहो, मतलब वो महंगाई का पूरा रिस्क क्लाइंट यानी सीधे सरकार पर डाल देते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और अब इसमें एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। वो क्या? पहले ये जो प्राइस एडजस्टमेंट होता था ना, वो हर 3 महीने में कैलकुलेट किया जाता था। उन 3 महीनों के बीच अगर कीमतें बढ़ती थी तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल पर दबाव पड़ता ही था। हाँ, 3 महीने तक तो उन्हें खुद ही मैनेज करना पड़ता होगा। बिल्कुल, लेकिन अब मॉर्थ ने इसे मासिक आधार पर एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, उसी महीने के बिल में वो बढ़कर वापस आ जाती है। यही कारण है कि 37% की तेज रफ्तार ग्रोथ के बावजूद उनके मार्जिन्स 14% पर मजबूती से टिके रहे। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही स्मार्ट हेजिंग रणनीति है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन देखिए, ये एग्जीक्यूशन तभी मुमकिन है
जब आपके पास काम करने के लिए एक विशाल पाइपलाइन हो। और अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो सिगाल की ऑर्डर बुक फिलहाल 18,554 करोड़ रुपए की है। उनका बुक टू बिल रेशियो 4.8 गुना हो गया है। और इस 4.8 गुना बुक टू बिल रेशियो का जो वास्तविक अर्थ है उसे समझना निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे कैसे समझाएंगे? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आज से सिगाल को बाजार से कोई भी नया टेंडर ना मिले, उनकी बिडिंग टीम काम करना बिल्कुल बंद कर दे, तब भी उनके पास अगले लगभग 5 साल तक का रेवेन्यू सुरक्षित है। बाप रे, ये तो ऐसे रेस्टोरेंट की तरह हो गया जहां अगले 5 साल की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो एक अभूतपूर्व रेवेन्यू विजिबिलिटी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे इस 18,000 करोड़ की ऑर्डर बुक में जो चीज सबसे दिलचस्प लगी ना, वो सिर्फ इसका आकार नहीं है बल्कि इसकी बनावट है। आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही हैं? नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, कमेंट में बताओ। का सजेशन नेक्स्ट वीडियो बन सकता है, कमेंट जरूर करना। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनियां आमतौर पर किसी एक ही मॉडल पर निर्भर होती हैं, लेकिन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर लिया है। प्रेजेंटेशन के अनुसार उनके पास अब 19 ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं, 10 HAM प्रोजेक्ट्स हैं और एक DBFOT प्रोजेक्ट है। जी, जो श्रोता इन टर्म्स से उतने परिचित नहीं है, उनके लिए अगर मैं इसे थोड़ा डिकोड करूं तो EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसमें सरकार पैसा देती है, आप सड़क बनाते हैं और काम खत्म। और जो HAM है यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, वो थोड़ा अलग है। इसमें सरकार निर्माण के दौरान सिर्फ 40% पैसा देती है, बाकी 60% पैसा कंपनी को खुद अपनी जेब से या बैंक से कर्ज लेकर लगाना होता है। हाँ, और फिर बाद में सरकार वो पैसा लौटाती है। बिल्कुल, जब सड़क बन जाती है तो अगले 15 सालों तक सरकार उन्हें वो 60% पैसा ब्याज सहित किश्तों में वापस करती है। और DBFOT तो पूरी तरह से टोल वसूली वाला मॉडल है। बनाओ, टोल वसूल कर अपना पैसा निकालो और फिर सरकार को सौंप दो। समझ गए? तो इन तीनों मॉडल्स का मिश्रण उन्हें गजब का संतुलन देता है। EPC से उन्हें तुरंत कैश फ्लो मिलता है, जिससे कंपनी का रोजमर्रा का काम चलता है। सही कहा। और HAM प्रोजेक्ट्स उनके लिए लंबी अवधि की FD की तरह काम करते हैं, जहां से अगले 15 साल तक लगातार एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है। लेकिन विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन का ये केवल एक ही पहलू है। असली डाइवर्सिफिकेशन तो सेक्टर के स्तर पर हो रहा है। मतलब? अगर आप पूरे साल के नए ऑर्डर्स को देखें, जो कि कुल 11,332 करोड़ रुपए के हैं, तो क्या आपने ध्यान दिया कि ये सारा पैसा सड़कों से नहीं आ रहा? अरे हाँ, मेरे पास वो डेटा है। उन 11,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स में से 35% हिस्सा सीधे रिन्यूएबल सेक्टर से आया है। अब उनके पोर्टफोलियो में 7 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स शामिल हो गए हैं। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि एक कंपनी जो कंक्रीट और तारकोल के लिए जानी जाती थी, वो अचानक सोलर पैनल और पावर ट्रांसमिशन लाइनों की तरफ इतनी आक्रामकता से क्यों मुड़ रही है? देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी जोखिम प्रबंधन रणनीति है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक साइक्लिकल सेक्टर है। ये तो है। मान लीजिए चुनाव के कारण सरकार का सड़क निर्माण का बजट फ्रीज हो जाता है, या जमीन अधिग्रहण के पचड़ों में हाईवे प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं। अगर सीगाल सिर्फ सड़कों पर निर्भर होती तो उनकी पूरी मशीनरी ठप हो जाती ना। हाँ, वो तो पूरी तरह फंस जाते। लेकिन अब भारत सरकार के एनर्जी ट्रांजिशन विजन के कारण रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश हो रहा है। सीगाल ने इस अवसर को पहचाना और खुद को पावर ट्रांसमिशन और सौर ऊर्जा ग्रिड के निर्माण में स्थापित कर लिया। अच्छा, ये उनके लिए एक ऐसा बफर है जो सड़क परियोजनाओं में सुस्ती आने पर भी उनके ग्रोथ इंजन को चालू रखेगा। और ये रणनीति काम भी कर रही है। उनका अब तक का सबसे बड़ा सिंगल प्रोजेक्ट साहिबगंज अरेराज बेतिया कॉरिडोर, जो 2,160 करोड़ रुपए का है, ये दिखाता है कि वो अब छोटे मोटे ठेकेदार नहीं रहे, बल्कि मेगा कॉरिडोर्स को संभालने की क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसी क्षमता से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। अगर अब तक का एनालिसिस यूजफुल लग रहा है तो एक क्विक लाइक कर देना, या फिर अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट में बताना। हमने शुरुआत में उस 13,000 करोड़ के रोमानिया प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। हाँ, अर्निंग्स कॉल का सबसे चर्चित हिस्सा। मुझे यहाँ थोड़ी असहमति दर्ज करनी है। एक कंपनी जिसकी कुल मौजूदा ऑर्डर बुक ही 18,000 करोड़ रुपए है, वो अचानक यूरोप जाकर एक सिंगल टनल प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ की बिड लगा रही है। जी, ये सुनने में बड़ा लगता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने दुबई में शोभा ग्रुप के 250 मिलियन AMAD के एक प्रीमियम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी बिड किया है। सिंगापुर और दुबई में नए ऑफिस खोल लिए हैं। क्या ये बहुत तेज, बहुत जल्दी नहीं है?
आपका सवाल बहुत जायज है। जब आप अपने कुल ऑर्डर बुक के 70% आकार के बराबर का एक सिंगल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो क्या आप अपनी बैलेंस शीट को एक बहुत बड़े जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? यूरोप में लेबर कानून, पर्यावरण के नियम और कंस्ट्रक्शन मानक भारत से बहुत अलग और सख्त होते हैं। आपका ये डर पूरी तरह से जायज है और विश्लेषकों ने Q&A सेशन के दौरान मैनेजमेंट को इसी सवाल पर घेरा भी था। लेकिन रामनीक सहगल जी का जवाब इसका एक दूसरा ही पहलू दिखाता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जोर देकर कहा कि वे आक्रामक बिडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद कंजर्वेटिव अप्रोच है। एक मिनट, 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और कंजर्वेटिव, ये दोनों शब्द एक साथ कैसे आ सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, इसे ऐसे समझिए, 17 किलोमीटर की टनल और हाईवे के लिए 13,000 करोड़ की लागत इसलिए है क्योंकि यूरोप में सिस्मिक इंजीनियरिंग और पर्यावरण अनुपालन के मानक इतने ऊंचे हैं कि वहां निर्माण लागत बहुत अधिक होती है। हाँ, ये तो है। बिडर्स कई कंपनियों के जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम के रूप में आए थे, क्योंकि कोई एक कंपनी वहां के सख्त तकनीकी मानकों को अकेले पूरा नहीं कर पा रही थी। अच्छा। हाँ, सीगल इकलौती ऐसी कंपनी थी जो अकेले अपने दम पर तकनीकी रूप से क्वालिफाई हुई। अरे वाह, ये तकनीकी श्रेष्ठता की बात तो समझ में आती है, लेकिन वो जो वित्तीय जोखिम है उसका क्या? मैनेजमेंट का कहना है कि वे इस प्रोजेक्ट को हर हाल में जीतने के लिए अंडरकटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कीमतें गिराकर बिड नहीं कर रहे हैं। तो क्या रणनीति है उनकी? उन्होंने अपनी तकनीकी योग्यता के आधार पर बहुत ही ऊंचे मार्जिन रखकर बिड किया है। अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट उनके मन मुताबिक मार्जिन पर मिलता है तो ही वो इसे लेंगे। मतलब कोई हड़बड़ी नहीं है उन्हें? बिल्कुल नहीं। वो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए बेताब नहीं है, वे बस हाई मार्जिन वाले जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं जहां कंपटीशन कम हो। ये एक बहुत ही अहम स्पष्टीकरण है। लेकिन चाहे वो रोमानिया का टनल हो या भारत के विशाल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए भारी नकदी की जरूरत तो होती है। सिर्फ कागजों पर प्रॉफिट दिखने से कंक्रीट तो नहीं खरीदा जाता ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के खेल में तो कैश फ्लो ही राजा है। और यहीं पर सेगॉल की कैपिटल रिसाइकलिंग रणनीति तस्वीर में आती है। ये रणनीति समझना किसी भी इंफ्रा निवेशक के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में नियो एसेट मैनेजमेंट के साथ हुए बाइंडिंग अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। ये उसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल। तो अगर हम उसी हैम मॉडल वाले उदाहरण पर वापस जाएं, सेगॉल ने मलोट, अबोहर, साधु वाली प्रोजेक्ट बनाया। ये एक हैम प्रोजेक्ट है जी। सरकार से उन्हें अगले 15 साल तक हर महीने एक तय किश्त मिलने वाली है। अब सेगॉल के सामने दो विकल्प हैं। या तो वे 15 साल तक आराम से बैठकर उस किश्त का इंतजार करें, जिससे उनका बहुत सारा कैपिटल उस एक प्रोजेक्ट में फंसा रहेगा। और दूसरा विकल्प ये है कि वे उस पूरे प्रोजेक्ट को, या यूं कहें कि उस 15 साल की किश्तों के अधिकार को किसी बड़े इन्वेस्टमेंट फंड को एक मुश्त बेच दे। एकदम सही। मतलब एक तरह से ये हाउस फ्लिपिंग जैसा हो गया। आपने एक घर बनाया, उसे किराए पर देने के बजाय सीधा बेच दिया, मोटा कैश लिया और उस कैश से 4 नए घर बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। नियो एसेट मैनेजमेंट जैसी संस्थाओं को सुरक्षित फिक्स्ड रिटर्न वाले एसेट चाहिए होते हैं, तो सेगाल ने अपना मलोट अबोहर प्रोजेक्ट न्यू हो बेच दिया। अच्छा, तो डील कितने में हुई? इस डील से 1,770 मिलियन रुपए यानी 177 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू अनलॉक हुई। और कॉल में मैनेजमेंट ने साफ कहा कि इस ट्रांजैक्शन से बहुत जल्द उनके पास 400 करोड़ रुपए का सीधा कैश फ्लो आने वाला है। इसे एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो वे इस 400 करोड़ के कैश का करेंगे क्या? यही तो इस एग्जीक्यूट मोनेटाइज रिसाइकल फ्रेमवर्क की खूबसूरती है। वे इस पैसे का इस्तेमाल नए मेगा प्रोजेक्ट्स की वर्किंग कैपिटल के रूप में करेंगे। इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? पहला, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों के पास जाकर ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अरे हाँ, और शायद इसी वजह से उनका डेप्ट इतना कम है। मैंने देखा कि उनका स्टैंड अलोन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो महज 0.2 है जी, और कंसोलिडेटेड स्तर पर भी ये सिर्फ 0.6 है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में, जहां दिग्गज कंपनियां अक्सर कर्ज के पहाड़ के नीचे दबकर दिवालियां हो जाती हैं, 0.2 का रेशियो रखना उनकी वित्तीय अनुशासन को दिखाता है। कैपिटल रिसाइकलिंग उन्हें यही आज़ादी तो देती है, लेकिन इस बैलेंस शीट में एक जगह ऐसी थी जहां विश्लेषकों ने Q&A सेशन में थोड़ा रेड फ्लैग उठाया था। आप उनके ट्रेड पेएबल्स की बात कर रहे हैं ना? मैंने भी वो एक्सचेंज पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। कंपनी का जो पैसा सप्लायर्स और वेंडर्स को चुकाना होता है, उसके दिन 79 से बढ़कर अचानक 138 दिन हो गए हैं। ये करीब करीब 2 गुना उछाल है जी। तो सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास इतना कैश आ रहा है तो वे अपने सप्लायर्स का पैसा क्यों रोक रहे हैं? क्या बाजार में उनका पैसा फंस रहा है?
सतह पर ये एक क्लासिक लिक्विडिटी संकट जैसा दिखता है, लेकिन मैनेजमेंट ने इसके पीछे की जो वजह बताई वो वापस मोर्थ के नए नियमों से जुड़ी है। जैसा कि हमने पहले बात की, सरकार ने अब बिलिंग का तरीका बदल दिया है। पहले माइलस्टोन पूरा होने पर एक बड़ा पेमेंट आता था, अब मंथली बिलिंग होती है। तो इससे ट्रेड पेबल्स कैसे बढ़ गए? मैं ये कनेक्शन समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, क्योंकि जब बिलिंग का साइकिल बदलता है ना, तो अकाउंटिंग में एक ट्रांजिशनल लैग आता है। सिगल एक साथ कई जगह पीक कंस्ट्रक्शन कर रही है, उनका काम तो हो गया है, वेंडर्स ने माल सप्लाई कर दिया है, लेकिन नए मंथली साइकिल के कारण वो बिल अभी सरकारी दफ्तर से पास होके नहीं आया है। अच्छा। इसे अकाउंटिंग की भाषा में अनबिल्ड रेवेन्यू कहते हैं, मतलब काम हो गया है पर बिल नहीं बना। ओ, अब समझी। तो चूंकि उन्हें सरकार से पैसा मिलने में कागजी प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है, इसलिए उन्होंने पीछे वेंडर्स का पेमेंट भी उसी अनुपात में होल्ड कर रखा है। बिल्कुल। मैनेजमेंट ने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत नहीं है। जैसे ही नया मासिक बिलिंग सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगेगा, अगली कुछ तिमाहियों में ये वर्किंग कैपिटल का चक्र अपने आप सामान्य हो जाएगा। और वैसे भी नियो एसेट मैनेजमेंट से आने वाला कैश फ्लो इस गैप को तो बहुत आसानी से भर ही देगा। एकदम सही। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, 37% की टॉप लाइन ग्रोथ, 18,500 करोड़ की सुरक्षित ऑर्डर बुक, रिन्यूएबल एनर्जी में आक्रामक डाइवर्सिफिकेशन और बिना भारी कर्ज के कैपिटल को रिसाइकिल करने की क्षमता, जी, ये सब सुनने में बहुत ही शानदार लगता है। लेकिन जब मैनेजमेंट से उनके भविष्य की रूपरेखा यानी FY27 के गाइडेंस के बारे में पूछा गया, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। हाँ, उन्होंने FY27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान कम से कम 15% रखा है और EBT मार्जिन 11% से 12.5% के बीच रहने की बात कही है। यही वो बात है जो मेरे गले नहीं उतर रही। मतलब आपकी ऑर्डर बुक आपकी सालाना कमाई का लगभग 5 गुना है। आपके पास काम का अंबार लगा हुआ है, फिर भी आप अगले साल सिर्फ 15% ग्रोथ का लक्ष्य दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं। ये तो ऐसा है ना जैसे आपके गैरेज में एक फरारी खड़ी हो और आप कह रहे हो कि आप उसे 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे। विश्लेषकों ने भी तो इस अत्यधिक कंजर्वेटिव गाइडेंस पर सवाल उठाए थे। बिल्कुल। और यहाँ आपको ये समझना होगा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जमीन पर कैसे काम करते हैं। सिर्फ टेंडर जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले दिन सिवा मशीनें लगा सकते हैं। हाँ, आप जमीन अधिग्रहण की बात कर रहे हैं ना? सही कहा। सिगाल की पोर्टफोलियो में जो 10 HAM प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नियम बहुत सख्त हैं। जब तक सरकार 80% जमीन का अधिग्रहण पूरा करके कंपनी को सौंप नहीं देती, तब तक आप आधिकारिक तौर पर निर्माण शुरू नहीं कर सकते। ओहो। इसी तरह उन्होंने जो नए सोलर और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जीते हैं, वे भी तब तक रुके रहते हैं जब तक कि ग्रिड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन लाइनें तैयार ना हो जाएं। यानी वो 18,000 करोड़ का जो बड़ा आंकड़ा है, वो रातों रात रेवेन्यू में तब्दील नहीं हो सकता। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी फाइलें कितनी तेजी से चलती हैं और जमीन कितनी जल्दी मिलती है। सटीक विश्लेषण। इसीलिए रामनिक सहगल जी का टोन पूरी कॉल के दौरान बहुत ही यथार्थवादी था। वे बाजार को झूठे सपने नहीं बेचना चाहते। हाँ, वो प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। ये उनका अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर वाला रवैया है। अगर जमीन जल्दी मिल गई तो वे इस 15% के आंकड़े को बहुत आसानी से पार कर जाएंगे, जैसा कि उन्होंने इस तिमाही में 37% ग्रोथ के साथ किया। और अगर अड़चनें आईं तो कम से कम बाजार को निराशा तो नहीं होगी। बिल्कुल। और नए ऑर्डर्स के मोर्चे पर भी वे इसी यथार्थवादी रवैये के साथ चल रहे हैं। उन्होंने FY27 में कम से कम 5,500 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 1/4 हिस्सा वे फिर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से उम्मीद कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी उनके लिए कोई वन टाइम प्रयोग नहीं था, बल्कि ये उनकी दीर्घकालिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बन चुका है। जी बिल्कुल, बन चुका है। तो अगर हम सीगल इंडिया लिमिटेड के इस पूरे Q4, FY26 और ईयर एंड अर्निंग्स एनालिसिस को समेटें, तो निवेशकों और इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, अगर मुझे इसे एक वाक्य में कहना हो तो वो ये होगा कि अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का मूल्यांकन सिर्फ उनके द्वारा बिछाए गए कंक्रीट की लंबाई से नहीं कर सकते। सही बात है। सिगाल ने दिखाया है कि असली खेल स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन का है। हैम प्रोजेक्ट्स बनाओ, उन्हें सही समय पर मोनेटाइज करो, उस कैश को बिना कर्ज बढ़ाए रिन्यूएबल्स और इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट्स में लगाओ। ये वित्तीय अनुशासन ही उन्हें भीड़ से अलग करता है। ये बहुत ही सटीक सारांश है। सिगाल अब सिर्फ एक सड़क निर्माता नहीं है, वो एक एसेट लाइट, डाइवर्सिफाइड और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले कि हम आज का ये विश्लेषण खत्म करें,
मैं इस पूरी डेटा से उपजा एक बड़ा सवाल श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ। बताइए वो क्या है? जिस तेजी से भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां खुद को बदल रही हैं, मतलब सड़कों से हटकर सोलर पार्क्स, पावर ट्रांसमिशन लाइनों और यूरोप के जटिल टनल प्रोजेक्ट्स की तरफ भाग रही हैं, तो क्या अगले 10 सालों में प्योर प्ले रोड ठेकेदार जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं? ये सच में एक सोचने वाली बात है ना? क्योंकि डेटा तो यही इशारा कर रहा है कि भविष्य की इंफ्रा कंपनियां असल में एक हाइब्रिड मॉडल होंगी। ऐसी कंपनियां जो सिर्फ आपको एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जोड़ेंगी, बल्कि उसी सड़क के किनारे आपके शहरों के लिए ऊर्जा, डेटा और कनेक्टिविटी के पूरे नेटवर्क का निर्माण करेंगी। जी। सड़क निर्माण अब सिर्फ एक एंट्री पॉइंट बन गया है। असली वैल्यू उस सड़क के आसपास के इकोसिस्टम में है। तो इसी विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। डेटा और बैलेंस शीट के पन्नों के पीछे की इन कहानियों पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही है।